दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। 2 महीने से कम समय में 5 मिलियन व्यूअर्स इस चैनल के हो गए हैं। आप सबने साथ दिया, प्रोत्साहन दिया, आप सबका धन्यवाद। जिन साथियों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, अगर आप जजमेंट देखें या जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप उसको डिटेल में देखें तो बहुत ही चिंताजनक ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट ने दी हैं। और मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब ने मनीष सिसोदिया को पूरी तरह से राजनीतिक कैरियर जो उनका है उसको खत्म कर दिया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने परमानेंटली मनीष सिसोदिया को अपने रास्ते से हटा दिया। और जो ऑब्जर्वेशंस है वो उसकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। करीब 5-7 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके बारे में हमें सोचना होगा कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसने अपने पास कोई चार्ज नहीं रखा, किसी कागज को साइन नहीं किया, और यही उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ, और जिन दोस्तों ने, जिसमें मनीष सिसोदिया उनके खास मित्र थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को फेस वैल्यू पे लिया, वो किस तरह से उस ट्रैप में फंसे और आज पर्सनल जिंदगी में परेशान है, पॉलिटिकल कैरियर वर्चुअली समाप्त होने की स्थिति पे है, और आज जिस तरह से वो जेल में है और उनकी पत्नी हॉस्पिटल में है, ये वास्तव में एक चिंतनीय स्थिति है। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ सिंपैथी होगी, लेकिन जिस एरोगेंस में और जिस तरह से देश के कानूनों के साथ खिलवाड़ की गई, उसकी सजा मिलना तो तय है। इसीलिए सिंपैथी अपनी जगह और कानूनी कार्रवाई अपनी जगह। दोस्तों, अभी तक ये बार बार कहा जा रहा था कि कोई सबूत नहीं मिले हैं, कोई पैसा नहीं मिला है, ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल सरकार को तंग करने का मोदी सरकार द्वारा प्रयास है। लेकिन लोअर कोर्ट से जब मुद्दा हाई कोर्ट पे गया और जो हाई कोर्ट ने टिप्पणियां करी वो वास्तव में गंभीर है। क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा कि जब एक स्पीकिंग ऑर्डर आता है हाई कोर्ट की तरफ से, मान लीजिए अब कल को ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर कर देगा? ऐसा नहीं होता है। आपको हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ले जाना होता है तो सबसे पहले ये समझना होता है कि उसमें पॉइंट ऑफ लॉ क्या है। क्या ऐसी कोई बात है जिसको हाई कोर्ट ने नहीं समझा, या कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट था? सिंपली ये कहना क्योंकि हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी है इसलिए सुप्रीम कोर्ट दे दे, उसका कोई आधार तो होना चाहिए। ये लीगल एंगल है जिसको हमें समझना होगा। इसीलिए हाई कोर्ट के जजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। उसी आधार पे आप बता पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में या जो आने वाले जजमेंट होंगे उस पे किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपके सामने मैं इस जजमेंट को पढ़ता हूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो आपके सामने रखता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। देखिए, जो जजेस हैं, जो जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा जिनकी कोर्ट में ये मैटर गया था, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया और फिर हम एक एक करके उन सबकी व्याख्या करेंगे। उन्होंने ये कहा अपने डिसीजन में कि द एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर, दैट एक्साइज पॉलिसी वाज फॉर्म्ड at the instance of South Group with malified intention to give undue advantage to them। इसका मतलब यह है कि जो एक्साइज पॉलिसी है वो साउथ ग्रुप को फेवर करने के लिए बनाई गई। अब ये क्यों ऑब्जर्वेशन दी गई? इसके 2 कारण थे। एक तो दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों का एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया था। उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये जो L1 लाइसेंस है ये सरकार के पास ही रहने चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं देने चाहिए। उसके अलावा जिस एक्साइज कमिश्नर को ये चार्ज दिया गया था कि आप पॉलिसी बनाएं, उन्होंने 2 रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ओपिनियन ली
और उन्होंने कहा कि आप स्टेटस को मेंटेन करें, किसी तरह का कोई छेड़खानी या खिलवाड़ ना करें। अब हुआ ये कि जब ये दोनों रिपोर्ट केजरीवाल के पास गई तो वो बहुत नाखुश हुए कि आप इस लीगल ओपिनियन को साइडलाइन करिए, इन लोगों की चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल की सुनने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाया गया था अधिकारियों का, उसको भी सुनने की जरूरत नहीं है। जो हम कहते हैं आप वो पॉलिसी बनाएं। जब उस समय एक्साइज कमिश्नर ने इस बात का मना कर दिया तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया और उसकी जगह दूसरे अधिकारी को लाया गया। तो अब आप समझ रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल केजरीवाल क्यों चाहते थे। उसका एक एग्जाम्पल ये बदलती हुई लीकर पॉलिसी भी थी। और जब ये लीकर पॉलिसी दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, लीगल ओपिनियन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओपिनियन, दोनों को इग्नोर करके जब पॉलिसी बनाई गई तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि इसमें निश्चित रूप से मैलाफाइड इंटेंशन है। ये साउथ ग्रुप को खुश करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। और मनीष सिसोदिया के वकील ये आर्ग्यूमेंट देते रहे कि साहब पॉलिसी बनाने का अधिकार तो राज्य सरकार का है, और हाई कोर्ट ने कहा कि जरूर है, सरकारों का अधिकार है पॉलिसी बनाना, लेकिन पॉलिसी बनाने में बेईमानी तो नहीं हुई। ईमानदारी से पॉलिसी बनाई या किसी को फेवर करने के लिए पॉलिसी बनाई। अगर बेईमानी के लिए पॉलिसी बनाई गई तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और अगर उस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस पाए जाते हैं कि इस पॉलिसी में गड़बड़ हुई है तो ये मुद्दा न्यायालय में अगर आता है तो उसकी सुनवाई होगी। पॉलिसी बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को है, लेकिन बेईमानी के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए। ये बात ऑब्जर्वेशंस में बहुत क्लियर आई है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो बात कही गई है कि ये जो मिसकंडक्ट है, पॉलिसी में जो गड़बड़ की गई है, ये किसी जूनियर अधिकारी ने नहीं करी है। ये हाईएस्ट पर्सन इन द अथॉरिटी, मतलब मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और ये जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन भी थे, क्योंकि केजरीवाल साहब ने अपने आप को अलग रखा, इसीलिए सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया के सिर पे फूटा। अब आपको समझ में आया केजरीवाल साहब ने किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए सारी जो गंदगी थी वो मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दी। ना कमेटी के चेयरमैन बने, ना मेंबर बने, ना मुख्यमंत्री बने, ना कोई डिपार्टमेंट अपने पास लिया, ना कोई साइन किए। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो हाईएस्ट अथॉरिटी कौन हुआ दिल्ली सरकार में इन कागजों के लिए? इन कागजों के लिए, इस पॉलिसी के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी मनीष सिसोदिया। इसीलिए सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की, और यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में कही है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पर्सन ये जो बात आती है वो ये कहा गया कि साहब मनीष सिसोदिया को बेल मिलनी चाहिए। तो ये कहा गया कि साहब मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। उसमें आर्ग्यूमेंट ये आया कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल मंत्री थे। 18 महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे, एक दो नहीं, 18। इसका मतलब दिल्ली सरकार की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअली उनके अंडर था। इसका मतलब वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, और आज उनकी सरकार सत्ता में है, और जो सत्ता में सरकार है उसके प्रवक्ता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत फंसाया गया है, जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर मनीष सिसोदिया को बेल मिलता है तो मनीष सिसोदिया बाहर जाके जो एविडेंसेस हैं और जो विटनेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके साथ टेम्परिंग कर सकते हैं। और ये बात इसलिए सही है क्योंकि जब 43 सिम कार्ड्स बदले गए और 15 मोबाइल फोन बदले गए, ये इस बात को दर्शाता है कि इनकी प्रवृत्ति है एविडेंसेस के साथ छेड़खानी करने की, और कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लिया। दूसरा, आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे वक्तव्य दे रही है कि सीबीआई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इनको हैरेस कर रही है, और ये सरासर झूठ है, गलत है। कोर्ट ने इस बात को भी माना।
तो जो केजरीवाल साहब ने तमाशा किया है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि मनीष सिसोदिया को गलत फंसाया जा रहा है, गलत फंसाया जा रहा है, वो इनफैक्ट मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रहा है। और कोर्ट इस बात को मान रहा है कि जो दिल्ली सरकार है वो प्रोसेस को बाहर बैठ के भी इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रही है, और किसी तरह का इन्फ्लुएंस जो जुडिशियल सिस्टम में बाधक हो उसको कोर्ट्स सही नहीं मानते हैं। उस पर हमेशा स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस कोर्ट्स की रहती है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो ये है कि मनीष सिसोदिया अभी भी पार्टी में एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि जो भी सत्ता में मंत्री आए हैं या जो भी सत्तारूढ़ लोग हैं और जो मुख्यमंत्री और पूरी जो टीम है वो अभी भी मनीष सिसोदिया को बचाने का पूरा प्रयास करेगी। इसीलिए मनीष सिसोदिया को बेल देना खतरनाक हो सकता है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही वो ये कहा गया कि एक बेल के लिए एक ट्रिपल टेस्ट होता है। ट्रिपल टेस्ट के 3 क्राइटेरिया, इसीलिए उसको ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। पहला, फ्लाइट ऑफ द एक्यूज्ड। ऐसा तो नहीं है कि अगर बेल दे दी गई तो वो देश छोड़ के भाग जाएगा। अगर ऐसा शक है तो ऐसे इंसान को बेल नहीं देनी चाहिए। दूसरा टेस्ट है कि क्या ऐसा इंसान एविडेंस के साथ छेड़खानी तो नहीं करेगा। तीसरा टेस्ट है कि क्या ये विटनेस को तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कोर्ट ने ये माना कि हो सकता है फ्लाइट ऑफ एविडेंस ना हो, मतलब फ्लाइट ऑफ जो एक्यूज्ड है वो ना हो, देश छोड़ के शायद ना भागे, लेकिन एविडेंस और विटनेस के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। और उसका प्रूफ सीबीआई ने ये कहा कि साहब जिस तरह से मोबाइल फोन तोड़े गए, जिस तरह से मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइलों से गायब हैं, जिस तरह से जो एविडेंसेस जो डॉक्यूमेंटेशंस थे वो सबको फाइलों से हटा दिया गया है, ये सब दर्शाता है कि इनकी प्रवृत्ति है कि एविडेंस के साथ खिलवाड़ करें, और अभी सरकार इन्हीं की है। और थोड़े दिन पहले हमने ये देखा कि किस तरह से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, केजरीवाल सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट से फाइलों को इधर उधर करना शुरू कर दिया। और रात के 2 बजे, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो फाइलें गायब हुई हैं, इसका एनआईए से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीबीआई और ईडी तो अपना काम कर ही रही है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशंस हाईकोर्ट के थे कि हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि ट्रिपल टेस्ट में भी मनीष सिसोदिया फेल है। इसका मतलब उनको बेल नहीं मिल सकती है। तो ये जो मुद्दा सामने आया, ये वापस मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा करता है। एक और जो इंपॉर्टेंट मुद्दा बार बार आता है कि अल्टीमेटली ये जो पॉलिसी बनी, इसका ओवरऑल जो लीडरशिप थी या जो इसके इंचार्ज थे वो मनीष सिसोदिया खुद थे। इसका मतलब ये पूरी पॉलिसी अगर डिस्टॉर्ट हुई है, गलत बनी है, इन्फ्लुएंस करने के लिए, इन्फ्लुएंशियल प्रेशर में बनी है किसी के भी, तो वो मनीष सिसोदिया जिम्मेवार है। अब दुख इस बात का है कि मनीष सिसोदिया की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कोर्ट में, या उनके वकीलों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है जो ये कह सकें जज को कि सर मनीष सिसोदिया तो डिप्टी सीएम थे, एज पर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल बगैर सीएम की परमिशन के तो कुछ नहीं हो सकता, और जो भी कार्रवाई की गई है ये सीएम के आदेश पे की गई है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जरूर थे, लेकिन सीएम केजरीवाल थे और उनके आदेश पे ये कार्रवाई की गई। तो इसलिए एक बार केजरीवाल साहब को भी बुला के पूछा जाए कि क्या आपने आदेश दिए थे मनीष सिसोदिया को। इतनी हिम्मत ना तो मनीष सिसोदिया की हो रही है, ना उनके वकीलों की हो रही है कि वो जज को ये बता सकें कि केजरीवाल का इसमें क्या रोल है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो पॉलिसी डिसीजन हुआ, जो स्कीम्स बनी, ये खराब नीयत से बनाई गई। ये टेंट ऑफ करप्शन जिसको कहा जाता है कि उसमें एक भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है, जिसको हमें समझना होगा। इसीलिए जब बार बार इस बात को कहा गया कि साहब ये बहुत खतरनाक साजिश है, इसलिए बेल देना उचित नहीं, फिर वकीलों की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया साहब एक भी पैसा नहीं मिला,
तो हम कहाँ इन्वॉल्व हो गए। तो इसके लिए सीबीआई का ये कहना था कि साहब ये डीप रूटेड मल्टी लेयर कॉन्स्पिरेसी है, ये सिंपल ट्रांजैक्शन नहीं है कि हमने पॉलिसी बना दी और आपसे बदले में पैसा ले लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि बार बार केजरीवाल साहब बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम सिस्टम को जानते हैं, मैंने सरकार में काम किया हुआ है, यही तो क्लेम है केजरीवाल का, कि मैं भी कभी कमिश्नर था, यही वो क्लेम करते हैं बार बार। लेकिन उस सारी नॉलेज, उस सारे सिस्टम का उपयोग गलत काम के लिए किया गया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी और मल्टी लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब कई मिडलमैन रखे गए, कई व्यापारियों को रखा गया, खुद सामने नहीं आए, हवाला का इस्तेमाल हुआ, ब्रोकर्स का इस्तेमाल हुआ, और छोटे मोटे प्यादे इस पूरे खेल में रखे गए, और उन कठपुतलियों को नचाने के लिए ऊपर से केजरीवाल और नंबर 2 पे मनीष सिसोदिया। तो ये दोनों रिंग मास्टर थे और कई प्यादे ये घुमा रहे थे। और सीबीआई ने यही बात कोर्ट के सामने रखी कि साहब कैश कैसे मिलेगा। नीचे कैश हैंडल करने के लिए तो उन्होंने दलाल रखे हुए थे, और वही दलाल कैश का इधर उधर करते थे, हवाला ट्रांजैक्शंस करते थे इन्हीं के आदेश में। तो ये कहना कि कैश नहीं मिला इसलिए ये लोग बेगुनाह हैं, ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, और शायद कोर्ट ने इस बात को माना। उनका यही कहना था कि जो मनीष सिसोदिया क्योंकि 18 मंत्रालयों के मंत्री थे, तो इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने अपॉइंट किए, जो अधिकारी इन्होंने अपॉइंट किए, आज भी उनका इनके साथ नेक्सस है। तो वो लोग इनके इन्फ्लुएंस में आके जैसा ये कहेंगे बेल में निकलने के बाद, वो सारे इन्वेस्टिगेशन को गड़बड़ा सकता है। और यही बात कोर्ट ने मानी। इसीलिए इनकी जो ओवरऑल बेल एप्लीकेशन थी उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, आप डेंजरस हैं, आप खतरनाक हैं, हम आपको बेल नहीं दे सकते। क्योंकि जितने एविडेंसेस अभी सामने आ रहे हैं उससे ये पता लगता है कि आप एविडेंसेस के साथ छेड़खानी करते हैं, विटनेसेस को हिलाते हैं, और आपकी सरकार, क्योंकि जजेस भी तो देखते हैं समाज में क्या हो रहा है। जिस तरह से रात को 2 बजे फाइलें दाएं बाएं की गई, जिस तरह से आज भी आम आदमी पार्टी के लोग सीबीआई और ईडी को पॉलिटिकल वेंडेटा और बीजेपी की साजिश और मोदी की साजिश बोलते हैं, क्या आपको लगता है कि जजेस ये बात नहीं समझ रहे कि ये खेल क्या चल रहा है? ये किसी तरह से मनीष सिसोदिया को बाहर निकालने का प्रयास है। लेकिन इस पूरे खेल में दोस्तों, एक आदमी जिसने अपने आप को बड़ी शातिरता से बचाया है वो है केजरीवाल। किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं रहे, कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा, कोई कागज साइन नहीं किए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें केजरीवाल का रोल है। लेकिन एक जगह सीबीआई ने कहा है कि जो इनका एक प्यादा है जिसका नाम है विजय नायर, वो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, और नायर जो है वो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे काम कर रहा था। मतलब वो इंस्ट्रक्शन सीएम से भी ले रहा था और डिप्टी सीएम से भी ले रहा था। अब सवाल ये है कि क्या विजय नायर सच बताएगा और कब तक झूठ बोलेगा, और मनीष सिसोदिया कब तक केजरीवाल को बचाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने तो मनीष सिसोदिया को परमानेंटली खत्म कर दिया। अब केजरीवाल की नजर में मनीष सिसोदिया की यूटिलिटी 0 है, क्योंकि केजरीवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट है यूज एंड थ्रो। मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल हुआ, पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने में फायदा हुआ, मनीष सिसोदिया का पूरा इस्तेमाल हुआ, फंड इकट्ठे किए गए, गोवा में चुनाव लड़ा गया, पंजाब में लड़ा गया, बाकी जगह लड़ा गया, जिससे आम आदमी पार्टी को थोड़ा जो वोट परसेंटेज बढ़ा, जिसके कारण वो आज नेशनल पार्टी कहलाने लगी, उसमें मनीष सिसोदिया का रोल था फंड जनरेशन में। लेकिन केजरीवाल को उसका पूरा फायदा मिला ना। वो आज जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, लीडर हैं, और मनीष सिसोदिया जेल में। ये होता है असली राजनीति जो केजरीवाल खेल रहा है। अपने ही दोस्तों को जिन जिन कंधों का सहारा लेके आगे बढ़ना था उन सब कंधों का इस्तेमाल किया, और जब काम खत्म हो गया तो निकाल बाहर फेंका, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। साल भर पहले हम अक्सर यही आपस में बात किया करते थे कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की दोस्ती कब तक चलेगी, क्योंकि बाकी सबको तो उन्होंने किनारे कर दिया था।
सिर्फ ये आखिरी विकेट बचा था जो केजरीवाल पूरी तरह से पिछले 10-15 साल से जुड़े हुए थे। और लोग मजाक में ये कहा करते थे कि शायद इनकी आपस में वाइफ से इनका तलाक हो जाएगा, लेकिन मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के बीच में दोस्ती नहीं टूटेगी। ये आम आदमी की पार्टी के लोग बोला करते थे कि इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन केजरीवाल ने सबको गलत सिद्ध किया। उन्होंने बता दिया कि राजनीति में कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ अपना अगर कुछ होता है तो अपना स्वार्थ। अगर अभी भी लोग राजनीति नहीं समझे हैं तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खेल को समझें। दोस्तों, उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। फिर एक मुद्दे के साथ फिर आपके पास आऊंगा। तब तक इसके बारे में अगर आपके कोई विचार हैं, कमेंट्स हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलता है जब आप कमेंट करते हैं। और आप लोगों का सहयोग है जिसलिए आज 5 मिलियन व्यूअर्स में इस चैनल को सपोर्ट मिल गया है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट देते रहेंगे और हम मिलके महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।